हेलो एवरीवन, मैं सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षक के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी है। तो चलिए आपकी क्लास लेते हैं जो कल शाम नहीं हो पाई थी। आपकी जो इवनिंग करंट अपडेट्स की क्लास होती है उस क्लास को लेते हैं। आज डेट क्या है? आज डेट है आपकी 28 जनवरी। तो 28 जनवरी को जी 28 जनवरी के जो करंट अपडेट्स है इवनिंग के, उसकी एक क्लास है। ये जो हमारे करंट अपडेट्स हैं दिन में दो बार आते हैं, एक सुबह को 8 बजे आते हैं, एक शाम को 8 बजे। मॉर्निंग करंट अपडेट्स, इवनिंग करंट अपडेट्स, ये इसलिए दो हिस्सों में बांटे गए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा न्यूज हम कवर कर सके और बहुत अच्छे से आपको समझा सके। इसलिए हमने इनको दो हिस्सों में बांटा हुआ है, क्योंकि 24 घंटे के लिए क्यों इंतजार करना है। ठीक है, न्यूज सबसे पहले और सबसे जल्दी जानी है। चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो क्या है? पहली वीडियो नहीं, पहला पॉइंट क्या है, पहली न्यूज क्या है वो देखते हैं। तो आरबीआई अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ प्रभदेव सिंह एज न्यू सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन। तो ये जो जेपी मॉर्गन एक बैंक है, इसके नए सीईओ को चुना गया है। क्या नाम है उनका? प्रभदेव, जो किसने अप्रूव कर दिए? आरबीआई ने अप्रूव कर दिए। अब देखिए आरबीआई ने क्यों अप्रूव करे अगर कोई कंपनी में सीईओ चुन रही है। ठीक है, तो ये क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था, आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक है हमारा। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? बैंक्स ऑफ ऑल बैंक, मतलब जितने भी हमारी पूरी कंट्री में बैंक्स हैं, चाहे वो कोई इंटरनेशनल बैंक हो, चाहे हमारे यहाँ का बैंक हो, मल्टीनेशनल बैंक हो। इंटरनेशनल बैंक को मल्टीनेशनल कहते थे। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय किसी और देश का, और मल्टीनेशनल मतलब ऐसी कोई भी कंपनी बैंक जो एक से ज्यादा कंपनी में फैली हुई। मल्टी नेशनल मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी, और नेशनल मतलब कंट्रीज में फैली हुई हो, उसी को मल्टीनेशनल कह देते हैं, उसी को इंटरनेशनल कह देते हैं। तो कोई भी नेशनल बैंक हो या कोई भी मल्टीनेशनल बैंक हो, सबका जो ऑपरेट करेगा हमारे यहाँ पे वो कौन करेगा? जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री में। और हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन है? हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो इस वजह से यहाँ पे आरबीआई का नाम आया है। तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव कर दिया है जेपी मॉर्गन जो है ये कंपनी, इसके नए सीईओ को, जिसका नाम है प्रभदेव सिंह है ना। और ये सीईओ क्या होता है? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको जो लेता है, उन सबको जो हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीईओ। अब जेपी मॉर्गन की बात कर लेते हैं। जेपी मॉर्गन क्या है? जेपी मॉर्गन आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कहां से बिलोंग करती है? ये आपकी अमेरिका से बिलोंग करती है। अमेरिका बोल दीजिए या यूएस बोल दीजिए, यूएस की कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया में 1922 से काम कर रही है ना। और इसने जो अपने कमर्शियल ऑपरेशन जो शुरू किए थे, मतलब कमर्शियल काम, जैसे बैंक होते हैं जो नॉर्मल वो कमर्शियल काम करते हैं ना, जो अपने लोगों के लिए काम करते हैं, उसको कमर्शियल काम बोल देते हैं। ये सब लोगों के लिए होता है ना, किसी स्पेसिफिकली नहीं होता, कुछ लोगों के लिए होता है। वो पिछले 15 साल से ये वाला काम कर रही है जेपी मॉर्गन। ओके, पिछले 15 साल से जेपी मॉर्गन ये वाला काम कर रही है। तो मैंने आपको जेपी मॉर्गन के बारे में बताया, और मैं आपको जेपी मॉर्गन के बारे में अगर बताऊं तो ये यूएसए का एक तो सबसे बड़ा बैंक है। यूएसए का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जेपी मॉर्गन। और अगर पूरी दुनिया में इसकी बात करें तो कैपिटल के हिसाब से ना, कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है पूरी दुनिया। कैपिटल मतलब कैपिटल की बात, जहां कैपिटल लिखा हुआ उसका बात होती है। अगर ऐसी किसी टर्म में, बैंक की किसी टर्म में, फाइनेंस की किसी टर्म में, ट्रेड की किसी टर्म में अगर कैपिटल लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है पैसा। पैसे की बात हो रही है तो कैपिटल के टर्म में मतलब पैसे के उसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। और अमेरिका का वैसे सबसे पूरा किसी भी चीज में ले लो, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। अगर पूरी दुनिया में बात करें ना तो दुनिया के जो टॉप 4 बैंक है उसमें इसका नाम आता है। टॉप 4 बैंक में इसका नाम आता है। किसका? जेपी मॉर्गन का। आपकेगा वैसे भी देखिए यूएसए का सबसे बड़ा बैंक है ही, दूसरा दुनिया में कैपिटल के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा बैंक है। और बैंक का किसी का काम क्या होता है? पैसा मैनेज करने होता है ना। और इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है तो वैसे भी बड़ा तो होगा ही, भले टॉप में नहीं आता लेकिन टॉप 4 में तो आ ही रहा है। ऑपरेशन परफॉर्म भले नहीं करता होगा इतना, लेकिन पैसा इसके पास बहुत है जेपी मॉर्गन के पास। तो इंडिया में एक काम कर रहा है, इंडिया में जो है 1922 से जो है अवेलेबल है। इंडिया में 1922 से अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। और इसने कमर्शियल सर्विस स्टार्ट की है पिछले 15 साल में इंडिया में से शुरुआत की है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसने कमर्शियल सर्विस स्टार्ट कर दी है, इसीलिए ये आरबीआई के अंडर आ गया है। जो भी कमर्शियल सर्विस कोई भी बैंक करता है ना, हम जो सिटीजन के लिए जो भी काम करता है कोई भी बैंक, वो बैंक जो है हमारा कमर्शियल बैंक हो जाता है। कमर्शियल बैंक जो भी होगा वो आपका आरबीआई के अंदर आ जाएगा। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। प्रभदेव सिंह के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जेपी मॉर्गन के बारे में। प्रभदेव सिंह, पता नहीं मुझे इतनी डिफिकल्टी क्यों हो रही है इनका नाम लेने में, वो सिंपल सा नाम है प्रभदेव सिंह। प्रभदेव सिंह जो है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो प्रभदेव सिंह है ये पहले 2021 में नवंबर 2021 तक ऐसा इंटरिम सीईओ काम कर रहे थे। इंटरिम सीईओ क्या होते हैं? इंटरिम सीईओ ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए
कोई सीईओ है ना, और वो सीईओ हट गया वहां से, किसी भी वजह से हटा दिया गया, तो जब तक नया सीईओ नहीं चुना जाएगा तो वो जो सीईओ, किसी को उसका काम तो संभालना पड़ेगा, तो उसका काम संभालता है उसको इंटरिम सीईओ बोल देते हैं। ऐसा सब चीज में होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री है कोई, है ना, प्रधानमंत्री जैसे हट गए, किसी वजह से हट गए, जैसे आपके कौन हट गए थे, जैसे आपके जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो वो हट गए, और जब तक लाल बहादुर शास्त्री जी को दूसरा प्रधानमंत्री चुना गया, तो जो बीच में प्रधानमंत्री बने होंगे ना थोड़े दिन के लिए, जो उनका पूरा काम संभाल रहे होंगे, अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी आज उनकी डेथ हुई है और अगले दिन ही आपने उनको लाल बहादुर शास्त्री को चुन लिया। उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वो जो टाइम के बीच में जो ऑपरेशन को संभालेगा, जो भी प्रधानमंत्री का ऑपरेशन होंगे उस सबको जो संभालेगा वो आपका इंटरिम प्रधानमंत्री होगा, मतलब इंटरिम, आप अंतरिम बोलेंगे, हिंदी में बोले तो अंतरिम प्रधानमंत्री, इंग्लिश बोले तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह ये जो है नवंबर 2021 में ये जो है प्रभदेव सिंह जो है, ये आपका जेपी मॉर्गन जो कंपनी है इसके इंटरिम सीईओ की तरह काम कर रहे थे। अब इनको सीईओ चुन लिया गया है, इनका जो ऑपरेशन शुरू होगा वो 1 अप्रैल से एज अ सीईओ यहाँ पे काम करने लगेंगे। कहाँ पे? आपके जेपी मॉर्गन में। तो इन्होंने किसको रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, यही पता होना चाहिए ना कि इनसे पहले जो है कौन था, वो इसका जेपी मॉर्गन का इससे पहले सीईओ कौन था? इससे पहले जेपी मॉर्गन का सीईओ था माधव कल्याण। ठीक है, माधव कल्याण। ठीक है, इनका जो सीईओ था जिसको प्रभदेव सिंह जो रिप्लेस कर रहे हैं वो कौन है? आपके माधव कल्याण। तो आप प्रभदेव सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रभदेव सिंह जो है, इन्होंने जो है जेपी मॉर्गन ये 2010 में ज्वाइन की थी। 2010 में इन्होंने जेपी मॉर्गन ज्वाइन की थी ये कंपनी। इससे पहले काम करते थे, इससे पहले एक कंपनी है, एक बैंक है जिसका नाम है एचएसबीसी करके एक कंपनी है, उससे पहले एक काम करते थे। कौन? प्रभदेव सिंह। तो मैंने आपको इनके बारे में सारा कुछ बता दिया। देखिए मेन चीज इसमें जानने का क्या है, मेन चीज इसमें जानने का है, एक तो आपको जानना होगा कि प्रभदेव सिंह जो है ये सीईओ बन गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने माधव कल्याण जी को रिप्लेस किया है। कहाँ के सीईओ बने हैं? आपके जेपी मॉर्गन के बने हैं। और एक चीज और, जेपी मॉर्गन के हेडक्वार्टर्स का ये पता होना चाहिए। मैंने कहाँ का बताया बैंक, जेपी मॉर्गन कहाँ का बैंक है? जेपी मॉर्गन है आपका यूएसए का बैंक, अमेरिका का बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में ही होगा। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है जेपी मॉर्गन का। ओके, तो यही इसमें से 3-4 चीज जानने वाली है। एक तो प्रभदेव के बारे में पता होना चाहिए, ये सीईओ बन गए। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका ऑपरेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल से सीईओ की तरह काम करेंगे। रिप्लेस इन्होंने किसको किया? इन्होंने रिप्लेस किया है माधव कल्याण को। और जो जेपी मॉर्गन कंपनी है इसके ये, जो जेपी मॉर्गन बैंक है उसके ये सीईओ बने। और जेपी मॉर्गन कहाँ की कंपनी है? ये एक बैंक कहाँ का है? यूएसए का बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और फिर ये भी पूछ सकते हैं जेपी मॉर्गन ने इंडिया में ऑपरेशन कब से शुरू किए थे? अगर खाली ऑपरेशन लिखा हुआ है तो 2022, और कमर्शियल 2022 नहीं, सॉरी 1922 और अगर ये लिखा हुआ है ये कमर्शियल ऑपरेशन कब शुरू किए थे तो 15 साल पीछे, अब से 15 साल पहले ये शुरू किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया टू गेट मोर देन 1000 चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहां से इंडिया को चीतास मिल जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा चीतास, 1000 से ज्यादा चीतास, शायद मैंने 100 बोल दिया था, 1000 से ज्यादा चीतास मिलने जा रहे हैं। तो देखिए ये अभी थोड़े दिन पहले भी न्यूज में था, अभी तो ये न्यूज में आ ही गया है, लेकिन अभी ये पिछले सितंबर 2022 में भी न्यूज में था ये चीज। सितंबर 2022 में भी ये चीज न्यूज में थी चीतास वाला, क्योंकि इंडिया ने 8 चीता और पहले मंगाए थे। आपने वो न्यूज देखी होगी जो प्रधानमंत्री का शायद बर्थडे था, प्रधानमंत्री का बर्थडे था, उसमें उन्होंने वो चीते छोड़े थे। तो ये आपका सितंबर 2022 में 8 चीते मंगाए गए थे नामीबिया देश से। नामीबिया देश कहां पे? आपका अफ्रीका में पड़ता है नामीबिया देश, वहां से 8 चीते मंगाए गए थे। और अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उसके साथ, साउथ अफ्रीका में एक देश है साउथ अफ्रीका, नामीबिया अलग देश है। तो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उसके साथ इंडिया ने साइन कर लिया है, एक पैक्ट साइन कर लिया है, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि आप जो है हमको 1000 चीता दोगे। ऐसा क्यों? कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया जो है चीता क्यों मंगा रहा है अफ्रीका से? देखिए चीता हमारे यहाँ भी हुआ करते थे, देखिए चीता और टाइगर में फर्क होता है, क्योंकि हम लोग कई बार जो आपका टाइगर होता है उसको हिंदी में चीता बोल देते हैं, है ना, नहीं उनमें फर्क होता है। देखिए चीता जो होता है उसके ऊपर स्ट्रिप्स होती है ना, उसके ऊपर ऐसी लाइन्स ही होती है जो चीता होता है। लेकिन जो आपका सॉरी चीता नहीं, जो आपका टाइगर होता है, और जो चीता होता है उसके ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी डॉट्स होती है ब्लैक कलर की, ब्लैक डॉटेड होता है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डॉट्स होती हैं। आप जो है गूगल पे सर्च करके देखिएगा चीता और टाइगर में आपको फर्क दिख जाएगा। देखिए लॉयन तो सबसे अलग होता ही है, लॉयन को तो आप पहचान ही सकते हो, लॉयन जंगल का राजा होता है, समझ सकते हो, शेर। फिर उसके बाद टाइगर जो है, जो हमारा नेशनल एनिमल है, फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, उसके ऊपर जो है स्ट्रिप्स होती हैं,
ठीक है, होती येलो कलर की सी स्ट्रिप्स होती है, येलो ब्लैक स्ट्रिप्स होती है शायद उसके ऊपर। फिर जो आपका चीता होता है इसके ऊपर ब्लैक कलर की डॉट्स होती हैं। तो ये है हमारे यहाँ से इंडिया में हुआ करता था, लेकिन इंडिया में ये बहुत साल पहले विलुप्त हो गया, मतलब खत्म हो गया इंडिया में बहुत साल पहले। अब इंडिया में चीता नहीं होते। टाइगर इंडिया में बहुत सारे होते हैं, लायन भी बहुत है, अब तो बहुत हो गए, उनकी भी बहुत ज्यादा तादाद गिर रही थी, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रही है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। तो अब तो बहुत सारे टाइगर हमारे गिर जो नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे आपको गुजरात में वहां पे मिलते हैं, और भी कई नेशनल पार्क है जहाँ पे मिलते हैं हमारे टाइगर। तो ये जो है आपका ये जो चीता होते हैं, ये वो होते हैं जिनके ऊपर ब्लैक डॉट्स होती हैं, उनको चीता बोलते हैं। हाँ, एक चीज और मैंने यहाँ पे नहीं बताई कि ये जो 8 मंगाए थे ना, 8 जो चीता मंगाए थे सितंबर 2022 में, ये कोनू नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आपका कोनू नेशनल पार्क है। उस कोनू नेशनल पार्क में ये आपके आए थे, ये जो 8 चीता आए थे। तो दोस्तों मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे दूसरी वाली जो न्यूज है चीताज वाली, ये बीच में वीडियो कट गई थी, इसकी वजह से दोबारा हमको शुरू करना पड़ा। तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि ये जो 8 चीता जो है इंडिया ने सितंबर 2022 में भी पहले मंगाए हैं। कहाँ से मंगाए थे ये 8 चीता? ये 8 चीता आपका अफ्रीका का एक देश है, तो क्या नाम है देश का? नामीबिया देश का नाम है नामीबिया। उस देश से मंगाए थे 8 चीता। और ये जब आए थे तो इनको मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पे इनको रखा गया है। ठीक है, आपने देखिए वो वीडियो जब भी आए थे तो वो वहां पे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने बर्थडे पे इनको छोड़ा था, अपने जन्मदिन पे इनको छोड़ा था उस पार्क में। कौन सा पार्क? केनो नेशनल पार्क। ओके, यहाँ पे इनको छोड़ा था। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके चीता होते हैं, टाइगर, इनमें क्या फर्क होता है? चीता, टाइगर और लायंस में क्या फर्क होता है? देखिए जो चीता होते हैं, चीता और टाइगर अलग अलग होते हैं। देखिए क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, इंग्लिश में चीता बोल देते, तो इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, हिंदी में चीता बोल देते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए टाइगर क्या होता है? टाइगर वो होता है हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है, फास्टेस्ट एनिमल ऑन वर्ल्ड, ऑन द अर्थ, फास्टेस्ट एनिमल, सबसे तेज भागता है ना। वो उसका क्या होता है? उसके ऊपर स्ट्रिप्स होती है ना, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स, मतलब धारियां होती हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर की। लेकिन जो आपका चीता होता है, चीता के ऊपर ना ऐसी बड़ी बड़ी डॉट होती है ब्लैक कलर की। डॉट मतलब हिंदी में अगर बोले तो ये बिंदी होती है, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी, है ना। इन ये जो बिंदी होती है, इन ये जो है चीता के ऊपर होती है। और जो स्ट्रिप्स होती है, जो आपकी रेखा बोल दीजिए या फिर धारियां बोल दीजिए, धारियां सबसे सही शब्द है, धारियां बोल दीजिए, धारियां होती है उसके ऊपर ब्लैक कलर की। और लॉयन जो है आपका शेर, उसको तो सभी जानते हैं लॉयन को तो सभी जानते हैं, जंगल का राजा। हाँ, उसको तो सब पहचान ही लोगे आप। तो ये फर्क होता है चीता, टाइगर और लॉयन में। ओके, तो ये जो अब नया जो बैच आने वाला है, 1000 वाला, जिसकी डील साइन हुई है, जिसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किस किसके बीच में हुआ है? इंडियन गवर्नमेंट और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के बीच में। साउथ अफ्रीका कहाँ है? ये भी आपका अफ्रीका में एक देश है ना। अफ्रीका पूरा एक महाद्वीप है आपका, और अफ्रीका में एक देश है साउथ अफ्रीका, जहां से अब डील हुई है। और इससे पहले जो नामीबिया था, ये भी अफ्रीका जो महाद्वीप है, जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसी में एक देश है। दोनों अलग अलग देश हैं, दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पड़ते हैं। ओके, तो ये कैसे आएंगे 1000 चीता? एक साथ नहीं आएंगे 1000 चीता, ये कैसे आएंगे? 12-12 के बैच में आएंगे, है ना। 12-12 जो है बैच बन के इनके ऐसे आएंगे। तो पहला जो 12 का बैच आने वाला है वो कब आएगा? वो आएगा फरवरी 2023 में। तो अगला ही महीना है ना, 28 तारीख तो हो गई है, 29, 30, 31 और एक तारीख को जो है फरवरी शुरू हो जाएगी। तो अभी डेट कोई नहीं बताई, कोई डेट स्पेसिफिक नहीं बताई गवर्नमेंट ने, इस डेट को आएंगे, लेकिन फरवरी 2030 में आएंगे। अब इनको 12-12 के बैच में क्यों लाया जा रहा है? ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, 12-12 के बैच में आते रहेंगे धीरे धीरे करके। ये पूरा प्रोजेक्ट 8 से 10 साल चलेगा, है ना। और 8 से 10 साल तक ये 12-12 के बैच में आते रहेंगे। तो ये 12-12 के बैच में क्यों आएंगे, ये बात जानने की है पहली बार। 12-12 के बैच में इनको इसलिए लाया जाएगा। देखिए अभी जो जानवर है, ये जो जानवर जो चीता है, ये कोई भी जानवर है ना, कोई भी जानवर है, कोई भी इंसान है ना। तो क्या होता है, जो है आप जैसे चीता है ये, तो चीता जो है साउथ अफ्रीका में रह रहा है, तो वहां के पर्यावरण की, वहां के खाने की, वहां पे जो टेम्परेचर है, जो वहां पे तापमान है, टेम्परेचर को तापमान कहते हैं, ये सब जो चीजें हैं उसको वहां की आदत है। कहाँ की? साउथ अफ्रीका की। लेकिन जब इंडिया में आएगा तो इंडिया में बहुत सारी चीज डिफरेंट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज अलग हो जाएंगी। इंडिया में टेम्परेचर अलग होगा, इंडिया में इंटर जो सीजन होते हैं, जो आपके मौसम होते हैं वो अलग होते हैं, जो हमारा पर्यावरण है वो अलग होता है, एनवायरमेंट अलग होता है, हमारा खाने की चीजें अलग अलग होती हैं, शिकार अलग तरीके से होता है, सब कुछ हमारे यहाँ अलग तरीके से होगा, वहां पे अलग तरीके से होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई इंसान भी है, जो एक जगह हम रहते हैं और जब हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, हमको भी शुरू में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो हम तो फिर भी अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जानवर है, जानवर बोल नहीं सकता, कैसे करेगा अपनी जो परेशानी है दूर? फिर उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी और उसकी इवेंचुअली डेथ हो सकती है, बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है वो। ठीक है, तो इस वजह से
इनको, ये तो चीताज है, इनको क्या किया जाएगा, इनको पहले एक अलग पूरा एरिया बना के उसमें रखा जाएगा। जो वहां के जो इनका देखभाल करते होंगे ना साउथ अफ्रीका में, वो पहले इंडिया में आएंगे। इंडिया में वो उस वाली जगह को एग्जामिन करेंगे, पूरा देखेंगे जहां पे इनको इंडिया में रखा जाएगा। जैसे इनको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, जो 8 है, पहले जो नामीबिया के जो लोग थे आए थे, इन्होंने देखा पूरा कि कूनो नेशनल पार्क में कैसे कैसे कहां का रहेंगे, किस किस चीज की जरूरत है। फिर उन्होंने अपने यहाँ जाके बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट सब कुछ ऐसा ही बनाया, शिकार करने के लिए सब कुछ ऐसा ही बना दिया। फिर जब वो जो चीते हैं, ये कुछ समय तक, कुछ महीनों तक वहां पे रहे, और जब इनको वहां के जैसी आदत हो गई, उसके बाद ये इंडिया में भेज दिए गए। ऐसे ही होगा, ये 12-12 चीते जो है 12-12 के बैच में इनको भेजा जाएगा। इनको पहले हैबिचुअल कराया जाएगा। इसको हैबिचुअल करना कहते हैं, मतलब हमारे जैसा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे जैसा पूरा देश है, हमारे जैसा जो है उस जहां पे रहने हैं उसके हिसाब से इनका जो शरीर है उसको तैयार किया जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जब इंडियन आर्मी हमारी है, इंडियन आर्मी जब जम्मू कश्मीर वगैरह में रहती है जब तो कोई नहीं, लेकिन जब ऊपर जाती है साइचिन ग्लेशियर में, जो दुनिया का सबसे ठंडे, मतलब दुनिया की सबसे ठंडी जगह जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सोल्जर रहते हैं, जहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है, कौन सा है, साइचिन ग्लेशियर। तो उस साइचिन ग्लेशियर में जिस भी सोल्जर की ड्यूटी लगती है ना, उसको सीधा नहीं भेजा जाता वहां पे, है ना। या फिर जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों में उनको सीधा नहीं भेजा जाता। क्या किया जाता है, पहले उनको थोड़ा नीचे रखा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में जहाँ कम पहाड़ है। फिर वो जब उनकी बॉडी उनकी उसकी तरह तैयार हो जाती है, फिर उनको थोड़ा ऊपर भेजा जाता है। फिर वो वहां कुछ दिन रहते हैं, जब उनकी बॉडी उसकी तरह तैयार हो जाती है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके बॉडी को तैयार किया जाता है, हैबिचुअल किया जाता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि अगर मान लो एक साथ ऊपर भेज दिया, तो नीचे तो नॉर्मल मौसम में वो रह रहे थे, ऊपर जाके एकदम तगड़ी वाली सर्दी में रह गए, है ना, तो उसके बाद तबियत खराब होगी और डेथ भी हो सकती है। वहां पे ऐसा हो जाता है कि साइकिल ग्लेशियर में सुनने में आता है, ऐसा हो जाता है, इतना टेम्परेचर होता है कि जो आपके फेफड़े हैं ना उनमें पानी भर जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है। तो पानी भर जाएगा तो सांस नहीं ले पाओगे और मृत्यु हो सकती है ना, निधन हो सकता है, मौत हो सकती है। तो इसी वजह से हैबिचुअल कराया जाता है, क्योंकि एक साथ ना कोई भी इन्वायरमेंट चेंज होता है तो दिक्कत होती है। जैसे हम लोग हैं, हम ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लगे, तो हमको पहले पानी, किसी को पानी पसंद नहीं आता, किसी को खाना पसंद नहीं आता, लोग पसंद नहीं आते, रहने का तरीका, मार्केट पसंद नहीं आती, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो पसंद नहीं आती है ना। तो हम भी बोलते हैं कि हमको एक चीज पसंद नहीं आ रही। इसी तरह ये जानवर है, चीता जो है, इसको भी हैबिचुअल कराया जा रहा है इंडिया के हिसाब से। इस वजह से 12-12 के बैच में आपके भेजे जाएंगे। ओके, अब ये 12-12 मतलब इंडिया इनको क्यों ले रहा है किसी देश से। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो चीता है ना, ये इंडिया में विलुप्त हो चुके हैं काफी साल पहले, बहुत साल हो गए जब ये विलुप्त हुए थे। क्यों, इनका शिकार कर लिया गया तो ये मर गए, है ना। तो अब इंडिया में चीता है नहीं, और टाइगर बहुत है हमारे पास, लॉयन भी काफी हो गए हैं अब तो। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत काम किया है लॉयंस के ऊपर। जो गिर नेशनल पार्क है आपका, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में पड़ता है, वहां पे है बहुत सारी चीज आपके लॉयंस। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है एक हमारा, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है टाइगर्स के ऊपर काम कर रही है उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, और प्रोजेक्ट लॉयन जो है उसके अंदर लॉयन के ऊपर काम कर रही है, जो हमारे शेर होते हैं। तो उसी तरह जब वो इंडिया में ही खत्म हो गए चीता, तो अब कहीं से लेके आने पड़ेंगे ना, जब उसी के बाद तो इनकी जनसंख्या बढ़ाई जाएगी। जब ये कहीं से लेके आएंगे, तो इनको पहले लेके आ गए हैं, कहां से लेके आ गए इनको साउथ अफ्रीका से लेके आ गए, नामीबिया से लेके आ गए। और वहां से लेके आने के बाद अब क्या होगा, अभी तो ये वहीं के हैं, भले हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से काम करने लगे, लेकिन रहने वाले तो वहीं के वहीं करेंगे। तो क्या होगा, जब इनके बच्चे होंगे, है ना, जब इनके बच्चे होंगे वो होंगे यहाँ के रहने वाले, वो हमारे एनवायरमेंट की तरफ बिल्कुल रहेंगे, हमारे एनवायरमेंट जो है उसकी तरह रहेंगे, और वो इंडियन हो जाएंगे, वो इंडियन चीता हो जाएंगे। तो उनके बाद जनसंख्या बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे जो उनके बच्चे होंगे वो बढ़ाएंगे, अभी ये बढ़ाएंगे, फिर उनके बच्चे बढ़ाएंगे, ऐसे करके जनसंख्या बढ़ती रहेगी, और दोबारा से हमारे यहाँ पूरा जैसे चीता वाला चलन है, दोबारा से हमारे चीता आ जाएंगे, है ना। तो ये पूरा जो है आइडिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है, जो पूरा साउथ एशिया है उसमें जो सारे चीते खत्म हो गए, लेकिन ना तो चीते आपको बांग्लादेश में मिलेंगे। साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये 5 देश आते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे मैप भी बना के दिखाया था, ये पूरा मैप बनाया था मैंने यहाँ पे, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये नीचे श्रीलंका, ये बांग्लादेश, और यहाँ ऊपर नेपाल हो गया, है ना। तो ये जो पांचों देश हैं ये साउथ एशिया में आते हैं। तो साउथ एशिया में जो है आपको चीते नहीं मिलेंगे अब। तो इंडिया क्या करना चाहता है, साउथ एशिया में दोबारा से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है चीतों को, और उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या इनकी बढ़ाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके ऊपर काम करके। जैसे चीता के ऊपर, जैसे टाइगर के ऊपर, लॉयन के ऊपर काम हो रहा है, ऐसे इनकी भी जो जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ेगी, और फिर हमारे यहाँ चीता दोबारा से हो जाएंगे। इसलिए ये काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 1000 चीता लिए गए हैं, या फिर 8 चीते जो लिए गए हैं, 1008 चीते हो गए, ये इसीलिए मंगाए जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी, इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन एट द 12th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, ITWG। तो ये जो ग्रुप है आपका इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल ग्रुप जो है, टेक्निकल वर्किंग ग्रुप जो है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपका बनाया गया है
FAO, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा ये जो आपका ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, ये बनाया गया। इसका क्या काम है, इस ग्रुप का काम क्या है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनको रिव्यू करता है। रिव्यू मतलब उनको देखता है, पूरा एनालाइज करता है, फिर उनको बताता है कि आपके क्या क्या कमी है ना। जैसे हम गूगल वगैरह से कुछ खरीदते हैं कोई भी सामान, तो पहले नीचे जाकर रिव्यू नहीं पढ़ते, जो पॉइंट में लिखे रहते हैं, और बहुत सारे जो होते हैं प्रोडक्ट, उनके नीचे पूरे डिटेल भी लिखे रहती है, फोटोज भी पड़े होते हैं, वो रिव्यू होता है, बताया जाता है दूसरे आदमी को कि हमने ये खरीदा था, इसमें ये चीज सही है, ये चीज खराब है, तो आप इस हिसाब से देख लो। तो उसी तरह ये क्या करेंगी, ये जो गवर्नमेंट है आपकी, ये जो आपकी ग्रुप है ITWG, ये जो है रिव्यू करती है अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करती है, और रिव्यू करने के बाद उनको बताती है ये चीज आपको सही करनी है, ये चीज आप अच्छी कर रहे हो, है ना। पहले तो उनको रिव्यू देगी, फिर उनको रिकमेंडेशन देगी, आप ये चीज सही करो, फिर उनकी हेल्प भी करती है, आप ये चीज कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। तो ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, FAO की ऑर्गेनाइजेशन है। FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ग्रुप है आपका, इस ग्रुप का काम क्या है, रिव्यू दे, पहले रिव्यू देना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, फिर उसको रिकमेंडेशन देना, फिर उसको इंप्लीमेंट करने में उसकी हेल्प करना। इंप्लीमेंट मत करना मतलब लागू करने में, ठीक है। तो इंडिया जो है इसका आपका चेयरपर्सन बन गया। चेयरपर्सन कैसे बनते हैं, इसलिए इसका 12वां सेशन है ना, ये इसका 12वां सेशन हो रहा है। तो इसका चेयरमैन कैसे बनते हैं, इसके टोटल मेंबर जो है ना, मेंबर जो है, जैसे अलग अलग जो है आपके मेंबर है, इसके मैं अभी बताऊंगा मेंबर कौन कौन है, कहां कहां से चुने जाते हैं इसके मेंबर। तो जो इसके मेंबर्स है ना, वो एक एक करके जो है, जैसे मीटिंग होगी, 12वीं मीटिंग होगी, तो 12वीं मीटिंग में जितने मेंबर है आपस में डिसाइड करेंगे अगली मीटिंग में वो कौन होगा, जो आपका चेयरपर्सन होगा। जैसे ये वाली मीटिंग हुई, ये जो 12th सेशन है, इससे पहले 11th सेशन हुआ होगा, उसमें सबने डिसाइड किया होगा इंडिया जो है अगली बार का चेयरपर्सन रहेगा, तो इसलिए इंडिया चुना गया। तो इसमें क्या है, इसके टोटल कितने वो है, इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, इसके टोटल है आपके 28 मेंबर। कितने, ये जो आपका ITWG ग्रुप है, इसके टोटल है आपके 28 मेंबर। और 28 मेंबर कैसे कैसे बटे हुए हैं, देखिए 5 तो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज होंगे, है ना, 5 आपकी लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। तो लेटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका होता है उसको कैरेबियन, उसको लेटिन अमेरिका किसको बोलते हैं, जो साउथ अमेरिका होता है। और कैरेबियन क्या है, वहां पे बहुत छोटे छोटे जो द्वीप है ना, ये कैरेबियन द्वीप होते हैं। ये जो जितनी वहां पे कंट्री आती है वो कैरेबियन कंट्रीज बोल देते हैं, क्योंकि वहां पे कैरेबियन नाम का समुद्र है, और ये सब कंट्रीज के आसपास है, इसलिए उसको कैरेबियन देश बोलते हैं, कैरेबियन कंट्री। जैसे मैं आपको बताऊं, जो वेस्ट इंडीज है, जो क्रिकेट में खेलती है, वेस्ट इंडीज नाम की कोई कंट्री आपने आज तक सुनी है उस क्रिकेट के अलावा नहीं सुनी होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज नाम की कोई कंट्री नहीं होती है। वो उसका अगर आप मैप भी देखोगे, जो क्रिकेट खेलते हैं वहां पे, मैप नहीं सॉरी, जो क्रिकेट खेलते हैं उसका जो फ्लैग है उसको देखोगे, तो फ्लैग पे ऐसे करके आइलैंड सा बन रहा है, और उसके ऊपर ऐसे 3 विकेट है, और एक आध नारियल का पेड़ ऐसे दिख रहा है। ऐसा क्यों, किसी और उस पे मतलब स्पेशली क्या पता चल रहा है कि क्रिकेट के लिए बनाया गया है। क्यों, क्योंकि देखिए जो कैरेबियन कंट्री है, छोटी छोटी कंट्री है, तो इन सब कंट्रीज ने मिलकर एक साथ एक टीम बना लिया है, और उसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया है। ओके, इसका नाम वेस्ट इंडीज ही क्यों है, ये भी इसका भी एक पूरा लॉजिक है। मैं आपको बताऊं, जब अंग्रेज हैं वो इंडिया को ढूंढ रहे थे, भारत को ढूंढ रहे थे, तो उनमें से एक अंग्रेज था वास्को डी गामा, तो इंडिया आ गया था केप ऑफ गुड होप से होके। लेकिन जो एक और साइंटिस्ट था कोलंबस, वो आया, जैसे समुद्र में आ रहा था अपना, समुद्र में आते आते वो इंडिया की तरफ मुड़ने की वजह दूसरी तरफ मुड़ गया, यूएसए की तरफ। और जब वो यूएसए की तरफ मुड़ गया, और ये जो कैरेबियन आइलैंड में वो पहुंच गया उसका जहाज, और क्योंकि जमीन दिख गई उसको, तो वहां उतर गया, और वहां उतर के उसने बोला कि अब यही इंडिया है ना। तो ये जब उस बाद में उसे पता चला कि ये इंडिया नहीं है, तो उसने क्या बोला, ये वेस्ट इंडिया है, और जो दूसरा वाला है वो ईस्ट इंडिया है। जो अगर यहां से देखें, जो आपका यूरोप है वहां से ईस्ट में पड़ता है हमारा वाला इंडिया, जो रियल इंडिया है, और वेस्ट में ये सब कैरेबियन आइलैंड पड़ते हैं, यूएसए वगैरह के नीचे ये कैरेबियन आइलैंड पूरा, जो कैरेबियन आइलैंड जो कंट्रीज है, तो इसलिए इसको वेस्ट इंडीज बोल दिया गया है ना, वेस्ट इंडिया बोल दिया गया। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, वेस्ट इंडिया। और कैरेबियन तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैरेबियन जो एक सी है वहां उसके पास है। मैं आपको हल्का सा मैप बना के भी दिखा दूंगा इसका। तो क्या क्या बता दिया मैंने, 5 अफ्रीका से हो गई, 5 आपकी हो गई लेटिन अमेरिका से और कैरेबियन से, फिर 5 हो गई आपकी यूरोप से, फिर 5 हो गई आपकी एशिया से, एशिया हमारा वाला कॉन्टिनेंट जो, इससे 5 हो गई। फिर उसके बाद हो गई आपकी 4 हो गई आपकी एशिया से, 4 हो गई आपकी नॉर्थ नियर ईस्ट से। नियर ईस्ट कौन सा इलाका होता है, नियर ईस्ट आपने नाम नहीं सुना होगा, कोई महाद्वीप तो होता नहीं है नियर ईस्ट जो है उस वाले इलाकों को कहते हैं गल्फ रीजन को, खाड़ी इलाके को, समझ रहे आप। खाड़ी इलाका मतलब जहां पे आपका यूएई कंट्री आती है, सऊदी अरेबिया आती है, जॉर्डन आती है, ओमान आती है, बहरीन आती है, ये सब जो कंट्री जहां पे आती है ना, उस इलाकों को क्या बोल रहे हैं, उस इलाकों को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं नियर ईस्ट। उसको कई सारे नामों से बुलाया जाता है। नियर ईस्ट हो गया, है ना, ईस्ट के पास, नियर ईस्ट का मतलब नियर का मतलब पास, ईस्ट के पास एक ये हो गया। दूसरा नाम आपका मिडिल ईस्ट बोल देते हैं, है ना, जो बिल्कुल ईस्ट जो इलाका है, जो मतलब मिडिल ईस्ट कौन बोलते हैं, ये जो आपके यूरोप वगैरह होता है, हम यूरोप, ये जो यूरोप वाले और जो आपके
यूरोप वाले और जो आपके यूएसए वाले हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, वेस्ट कंट्रीज है ये, तो वो हमको ईस्ट कंट्रीज बोलती हैं। तो जो वेस्ट कंट्री और ईस्ट कंट्री के जो बीच में पड़ते हैं ना, ये बीच में पड़ते हैं, इधर इंडिया जो है ये ईस्ट कंट्री हो गया, यूएसए इधर वेस्ट कंट्री हो गया, तो ये बीच में पड़ते हैं ना जितने भी देश हैं, इसलिए इनको मिडिल ईस्ट बोल देते हैं और इनको गल्फ कंट्री बोल देते हैं। गल्फ कंट्री बोलते हैं, खाड़ी कंट्री भी इनको बोल देते हैं। तो इनके ऐसे कई सारे नाम है। तो ये जो है उन कंट्री की बात हो रही है। नियर ईस्ट जो यहाँ पे बोला जा रहा है, कौन सी कंट्री है, यूएसए, यूएसए नहीं सॉरी, यूएई, सऊदी अरेबिया और आपका जॉर्डन, जॉर्डन तो ऊपर हो गया, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, बहरीन, ये सब जो कंट्री है इन सबको यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से 5 मेंबर आपके नॉर्थ अमेरिका से, और फिर उसके बाद क्या बच गया, 2 मेंबर आपके साउथ वेस्ट पैसिफिक से। अभी साउथ वेस्ट पैसिफिक क्या है, देखिए जो पैसिफिक ओशियन है उसका साउथ में वेस्ट वाला इलाका, वेस्ट के साउथ वाला इलाका, यहाँ पे कौन सी कंट्री आती है, यहाँ पे आपकी आती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और बहुत सारे छोटे छोटे देश है, और छोटी छोटी जो आइलैंड कंट्रीज है, मतलब द्वीप वाली कंट्रीज है, वो आती है यहाँ पे। इसमें आपका जो साउथ वेस्ट पैसिफिक जो इलाका है, अगर मैं आपको हल्का सा मैप बना के दिखा दूं ना पूरे वर्ल्ड का, तो मैं आपको समझा पाऊंगा। मैं आपको अगर मैप मैं एक बार देख लेता हूँ कहां तक दिख रहा है, बहुत जगह है। हाँ, तो देखिए मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूं। पहले यूएसए का मैप बनाते हैं। ये हो गया यूएसए का मैप, ठीक है। अब इसके नीचे जो है नॉर्थ लैटिन अमेरिका होगा। लैटिन अमेरिका थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, जगह कम है यहाँ पे। ये लैटिन अमेरिका मान लीजिए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये लैटिन अमेरिका हो गया आपका, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये लैटिन, छोटा बना देता हूँ मैं आपको जो पूरा दिखे ठीक से। ये हो गया आपका ये नॉर्थ अमेरिका, और इसी में ये हो गया आपका ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर आपका ये अफ्रीका होगा यहाँ पे, ये आपका पूरा बन गया मैप, है ना। यहाँ पे आपका ये इंग्लैंड हो गया, ठीक है। ये सारी कंट्री मैंने आपकी बना दी है, ओके। मतलब इंग्लैंड जो है यहाँ पे नहीं होगा, ये थोड़ा यहाँ से नीचे आ जाएगा यूं, यहाँ पे इंग्लैंड होगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपका मैप बना दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपका ऑस्ट्रेलिया जो है कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया आपका ये हो गया, न्यूजीलैंड के नीचे हो गया। तो अगर मैं आपको बताऊं क्या कहाँ की बात कर रहे थे हम, पहले हम बात कर रहे थे अफ्रीका की, तो ये तो पूरा अफ्रीका हो गया आपका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो लेटिन अमेरिका और कैरेबियन की, कैरेबियन कंट्री यहाँ पे आएंगी, ये जो समुद्र है यहाँ पे इसकी जो कंट्री है कैरेबियन है, ये लेटिन अमेरिका है, ये हो गया पूरा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यूरोप, हाँ ये यूरोप है। तो यूरोप की 5 कंट्री यहाँ है, ये यूरोप है, इसमें यूरोप में 5 कंट्री आ जाएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा था, ये बताऊंगा, रुको याद आ जाएगा मुझे। यहाँ पे मैंने लिखा था शायद जो आपका नियर ईस्ट लिखा था, यहाँ पे नियर ईस्ट की 4 कंट्रीज लिखी थी। हाँ नियर ईस्ट की 4 कंट्री, नियर ईस्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला इलाका नियर ईस्ट हो गया, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह है। फिर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका से 2 ही तो कंट्री आएंगी, 5 की लिखी है। नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री हो गई, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, 3 4 5 तो कंट्री आती है इसमें। फिर क्या बची आपका साउथ वेस्ट पैसिफिक, ये कहाँ आएगा, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन है। ये पूरी गोल है ना हमारी पृथ्वी, तो वहां पे आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। तो ये पैसिफिक ओशियन के साउथ में और वेस्ट में कौन सी कंट्री आ गई, आपकी आ गई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थोड़ी बहुत जो कंट्री है वो, ये पूरी कंट्री यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, तो आपके समझ गए होगा आप मैप से, जो मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। ITWG का काम क्या होता है, ये FAO के अंदर आती है, कौन सा सेशन हो रहा है, इसके जो है इंडिया चेयरपर्सन है, और जो है चेयरपर्सन कैसे चुना जाता है, कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से अलग अलग एरिया से मेंबर चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया और जापान कंक्लूड वीर गार्जियन 2023 एयर एक्सरसाइज। तो इंडिया और जो जापान है ये लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एयर एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज क्या होता है, जो 2 मिलिट्री करती है, 2
कोई भी फोर्स हो सकती है। जैसे यहाँ पे एयर एक्सरसाइज है, इसका मतलब एयरफोर्स यहाँ पे इंक्लूड होंगी, है ना। अगर मान लो लैंड लैंड एक्सरसाइज होती है तो कौन होते हैं, तो आपकी जो हमारी आर्मी होती है वो होती है। अगर होती वाटर एक्सरसाइज तो कौन होते हैं, जो आपकी नेवी होती है वो होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सैन्य सैन्य अभ्यास बोलते हैं इनको हिंदी में। तो जो अलग अलग कंट्रीज की मिलिट्री होती है ना, अपने अपने इतिहास करती रहती है। क्यों करती रहती है, ताकि वो अपने आप को इतिहास करेंगे जब भी तो अपने आप को सुधारा जाएगा। जब हम अपने आप करते रहेंगे तो अपने आप सुधरते रहेंगे, किसी और कंट्री के साथ करेंगे तो हमको और दो चीज फालतू जानने को मिलेगी। तो इसलिए अलग कंट्री के साथ बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये जो आपका वीर गार्जियन जो है ये पहली बार हुआ है, ये इसका फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन है इसका, जो 2023 में हुआ। किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। ये एक एयर एक्सरसाइज है। इस एयर एक्सरसाइज में इंडिया की आर्मी और आपकी जापान की आर्मी जो है एयरफोर्स, सॉरी जापान की एयरफोर्स और इंडिया की एयरफोर्स जो है ये दोनों आपस में अभ्यास कर रही है। आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है कि वीर गार्जियन एक्सरसाइज जो है किसके बीच में होती है, जापान इंडिया के बीच में। कौन सी एक्सरसाइज है ये एयर एक्सरसाइज है ना, एयरफोर्स की एक्सरसाइज, ये पूछा जा सकता है। फिर किस किस देश के बीच में होती है, जापान और इंडिया के बीच में। ये पूछ लिया कि जापान और इंडिया के बीच में 2023 में एक एक्सरसाइज शुरू हुई है, पहला एडिशन है ना इसका, एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो कौन सी, मतलब पहली बार हुई है, तो कौन सी एक्सरसाइज है, तो वीर गार्जियन। वीर गार्जियन जो है ये एक्सरसाइज शुरू हुई है। फिर ये क्यों की जाती है एक्सरसाइज, मैंने आपको बता दिया, अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाने के लिए, अपने आपस में एक दूसरे कंट्री जो आपकी जो एयरफोर्स होती है या फिर कोई भी आर्मी की एक्सरसाइज, तो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या कोई कई बार तीनों फोर्सेज भी दोनों कंट्रीज की, कई बार बहुत सारी कंट्रीज भी आके ये एक्सरसाइज करती है। जैसे एक एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज, कौन कौन करता है इसमें, जो 4 क्वाड कंट्री है वो करती है। कौन कौन, आपका इंडिया करता है, क्वाड में कौन कौन है, क्वाड जो ग्रुपिंग है उस, ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इसको करते हैं कौन, इंडिया, यूएसए, जापान और कौन करता है, और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्री एक्सरसाइज को करती है। कौन सी एक्सरसाइज को, मालाबार। तो कई बार बहुत सारी कंट्री भी कर सकती है, कई बार 2 कंट्री भी करती है, कभी कंट्री अपने अपनी आर्मी खुद करती है। ऐसे क्यों किया जाता है, क्योंकि अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनको सुधारा जा सके। अब जब यहाँ जापान के साथ होगा तो जापान की आर्मी से हम कुछ सीखेंगे, हम जापान की आर्मी को सिखाएंगे। वो अलग इलाके में लड़ते हैं, हम अलग इलाके में लड़ते हैं, हमारी किसी चीज में एक्सपर्टीज है, उनकी किसी चीज में एक्सपर्टीज है। ऐसे ही जब ये मालाबार एक्सरसाइज में ये चारों आर्मी लड़ती है तो ये सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज से एक दूसरे को सिखाती है। इस वजह से लड़े जाते हैं, एक दूसरे के उपकरण देखते हैं कैसे कैसे चलते हैं, किस किस उपकरण पे काम कर रहे हैं। उपकरण मतलब जैसे कोई ये जैसे एयर एक्सरसाइज थी, यहाँ पे क्या देखे जाएगा एयर एक्सरसाइज में एयरक्राफ्ट कैसे हैं, मिसाइल्स कैसी हैं, ये सब चीजें देखे जाएंगी ना, रडार कैसे आपके यहाँ, ये सब चीजें देखी जाएंगी। तो एक दूसरे के साथ शेयर होती है नॉलेज वगैरह। और ये हुई कहाँ है, सबसे बड़ी बात ये हुई कहाँ है, ये जापान में हुई है। एक्सरसाइज होंगी भी तो कहीं, तो इस बार ये जापान में हुई है। जब ये 2024 में होगी तो कहाँ होगी, इंडिया में होगी। एक बार जापान में होगी, एक बार इंडिया में। तो पहला एडिशन कहाँ हुआ है, जापान में। ये बात याद रखिएगा, 2023 का वीर गार्जियन का पहला एडिशन, मतलब पहली बार कहां हुई है, जापान में हुई है। होती किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। और एक एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि एयरफोर्स है इंडिया की, उसका हेडक्वार्टर कहां है, उसका हेडक्वार्टर कहां है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में होगा। जापान की आर्मी का हेडक्वार्टर कहां है, जो इनकी कैपिटल आपका टोक्यो, वहां पे होगा। फिर आपसे किसी ने पूछ लिया कि जो हमारे इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स जो है हमारी, उसके चीफ कौन है इस टाइम पे, उसके हेड कौन है इस टाइम पे, ये भी तो पूछ सकते हैं। कौन है उसके हेड, उसके हेड है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है इसके हेड, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये हमारे इंडियन जो एयरफोर्स है उसके हेड है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, तो ये मैंने आपके सारे क्वेश्चन इसमें बता दिए जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हीं को आपको पढ़ना है इस न्यूज से रिलेटेड, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि कोई बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा तब डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। आपको क्या फोकस करना है, अपने एग्जाम पे। ये फालतू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जो अपना एग्जाम है, जब निकल जाए एग्जाम, उसके बाद कहीं से भी कोई भी कुछ भी पढ़ो, वो अपनी मर्जी होती है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, लास्ट न्यूज देखते हैं आपकी क्या है। कैनेडा टू कमर्शलाइज वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। देखिए जहां पे भी ये मिट गया है हल्का सा, हाँ, जहां पे भी ये फोटो लिखा कहीं आ जाए ना, फोटो लिखा आ जाए, फोटोन लिखा आ जाए, फोटोइक लिखा आ जाए, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब देखिए जो जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी होगी उनको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। बट मेजर तो सबको पढ़ाना है, खाली साइंस वालों को थोड़ी पढ़ाना है। तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, जहां पे भी फोटो आ जाए, फोटोइक आ जाए या फोटोन आ जाए, वहां पे मतलब है लाइट से काम हो रहा है। लाइट से यहाँ पे काम हो रहा है, कहां पे, इस चीज से काम हो रहा है, लाइट से काम हो रहा है। तो ये जो कंप्यूटर बनेंगे, इनकी जो पूरा काम होगा वो लाइट की बेसिस पे होगा। ओके, लाइट जो आपकी सूरज की किरणें होती है उनको फोटोन लाइट बोलते हैं ना, फोटोन बोलते हैं उनको। तो उसके ऊपर ये काम करेगा कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर जैसे हमारे कंप्यूटर होते हैं पीसी कंप्यूटर, फिर हमारे क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं। हमने कंप्यूटर के टाइप पढ़े होते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर, सीपी कंप्यूटर होता है, सीपी कह रहा हूँ कि
सुपर कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर किसी कुछ कंट्री के पास है ना, तो उसका काम होता है, वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जो बहुत हाई स्पीड से काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी देश की गवर्नमेंट करती है। उसी तरह जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, ये जो है आपके उसके भी ऊपर आते हैं, किसके ऊपर, सुपर कंप्यूटर के भी ऊपर। तो इनके ऊपर बहुत सारी कंट्री काम कर रही है। तो इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसने, कनाडा की गवर्नमेंट ने। तो वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये इन्वेस्ट करेगी क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए। इनकी एक कंपनी है, वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ जो आपकी कनाडा की गवर्नमेंट है वो भी उनके साथ हो रही है, वो भी उनके साथ मिल रही है। कितने रुपए की जरूरत पड़ रही है, कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं आपके 40 मिलियन कैनेडियन डॉलर, 40 मिलियन कैनेडियन डॉलर। यूएस डॉलर की बात नहीं हो रही, कैनेडियन डॉलर की। और अगर यूएस डॉलर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो 32 मिलियन हो जाता है, 32 मिलियन यूएस डॉलर। कैनेडियन डॉलर जो खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा अपनी कंट्री के पैसे खर्च कर रहा है कितने, 40 मिलियन कैनेडियन डॉलर। और अगर उसको यूएस में कर दें, यूएस वाले में, तो कितना हो जाएगा, 32 मिलियन यूएस डॉलर। इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं इसमें। ओके, तो ये इसमें पूछ सकता है आपसे। और उसमें अगर आपसे पूछ लिया कि कनाडा के वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है आपके जस्टिन ट्रूडो। कौन, जस्टिन ट्रूडो, ये आपके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, जस्टिन ट्रूडो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, मुझे आशा है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आशा है आपने बोर्ड देख लिया होगा और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। जो भी कल मॉर्निंग में वीडियो आएगी, या तो 29 जनवरी की जो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आएगी करंट अपडेट्स की, या फिर कल शाम जो 8 बजे आएगी, कल शाम वाले 8 बजे, उसमें समझा दूंगा। जैसे मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा, अगली जो भी वीडियो होगी इसमें आपको सीधे यही समझा दूंगा कि जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर उस वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो आपको पूछना है बिना झिझक के, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। कि अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो आपसे यही पूछ लेता, लेकिन अभी आप अपने घर में हो, मैं भी आपसे दूर हूं, मुझे भी नहीं पता कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको मुझसे कनेक्शन बनाने के लिए, अभी कनेक्शन बनाने के लिए, जब तक हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन का यूज करना होगा। जब हम लाइव शुरू कर देंगे तो आप उसके कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा, तब हम बिल्कुल सीधे सीधे भी बात कर सकते हैं। उस टाइम पे तो जब हम लाइव चलाएंगे तो लाइव भी शुरू करने वाले हैं थोड़े बहुत दिनों में। पर जब तक ये चल रहा है, हमारी रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, आप कोशिश करिए उस वीडियोस को देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता दें, तो उसके बाद ही हमारा इंटरेक्शन अच्छे से हो पाएगा और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए, उसकी वीडियोस को लाइक करिए, उसको शेयर करिए जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारा जो चैनल है बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और हम बहुत सारे लोगों का फायदा कर सके, और अपना जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ा सके, और नए नए टीचर, नए नए सब्जेक्ट के टीचर और नए नए जो कोर्सेज है आपके लिए स्टार्ट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो में। धन्यवाद।